हेलो एवरीवन। आज हम फेज रूल का लेक्चर 7 स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है सल्फर सिस्टम अर्थात गंधक तंत्र। गंधक तंत्र वन कंपोनेंट सिस्टम है अर्थात एक घटक तंत्र है, क्योंकि सल्फर की अर्थात गंधक की सभी प्रावस्थाओं की व्याख्या, सभी फेजेस का एक्सप्लेनेशन केवल एक केमिकल स्पीशीज अथवा एक केमिकल फॉर्मूले के द्वारा हो जाता है। अतः सल्फर वन कंपोनेंट सिस्टम है। सल्फर दो एलोट्रोपिक फॉर्म्स में पाया जाता है अर्थात इसके दो क्रिस्टलीय अपर रूप हैं अर्थात इसकी दो सॉलिड क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हैं। इन दोनों सॉलिड क्रिस्टलाइन फॉर्म्स को रोम्बिक सल्फर एवं मोनोक्लिनिक सल्फर अर्थात रोम्बिक सल्फर अर्थात विषम लंबाक्ष सल्फर एवं मोनोक्लिनिक सल्फर अर्थात एकंताक्ष गंधक कहते हैं। रोम्बिक सल्फर को हम एसआर से व्यक्त करते हैं तथा मोनोक्लिनिक सल्फर को हम एसएम से व्यक्त करते हैं। रोम्बिक सल्फर एवं मोनोक्लिनिक सल्फर परस्पर 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर साम्यावस्था में रहते हैं अर्थात रोम्बिक सल्फर एवं मोनोक्लिनिक सल्फर का यदि हम एग्जिस्टेंस देखें, इनका स्थायित्व देखें तो 95.67 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये दोनों परस्पर साम्यावस्था में अर्थात इक्विलिब्रियम में रहते हैं। अतः रोम्बिक सल्फर एवं मोनोक्लिनिक सल्फर के लिए इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि SR इज इन इक्विलिब्रियम विद SM एट 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड। अतः 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड ट्रांजिशन टेम्परेचर है अर्थात संक्रमण ताप है। ट्रांजिशन टेम्परेचर वह टेम्परेचर जिसके द्वारा एक सॉलिड फॉर्म दूसरी सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाती है। जिस ताप पर कोई भी किसी भी कंपाउंड की एक सॉलिड फॉर्म दूसरी सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाती है, उस टेम्परेचर को हम ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। अतः हम यह कह सकते हैं कि 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ रोम्बिक सल्फर इनटू मोनोक्लिनिक सल्फर इज 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम आते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक पर कि जो रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर है उनका स्थायित्व अलग अलग टेम्परेचर पर होता है अर्थात एक वायुमंडलीय दाब पर विषम लंबाक्ष गंधक का गलनांक 114 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तथा मोनोक्लिनिक सल्फर का गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट 120 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे के ताप पर लोअर टेम्परेचर पर विषम लंबाक्ष गंधक एवं 95.6 टेम्परेचर से ऊपर के ताप पर मोनोक्लिनिक सल्फर स्थायी होते हैं। जब हम लिक्विड सल्फर को गर्म करते हैं तो 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिक्विड सल्फर वेपर सल्फर में परिवर्तित होने लगती है और इस प्रकार से हमें सल्फर का एक नेक्स्ट जो फॉर्म है वेपर सल्फर या गैसियस सल्फर हमें प्राप्त होती है। इस प्रकार हमें सल्फर की 4 फेजेस प्राप्त होती हैं जिनमें से 2 ठोस प्रावस्थाएं हैं यानी सॉलिड फॉर्म्स हैं जो कि एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं जिन्हें हम रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर कहते हैं तथा एक द्रव फॉर्म होती है जिसे हम लिक्विड सल्फर कहते हैं और एक गैस फॉर्म होती है जिसे हम वेपर सल्फर या गैसियस सल्फर कहते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि फर्स्ट फॉर्म हो गई सॉलिड फॉर्म रोम्बिक सल्फर जिसे हम SR से व्यक्त करते हैं। दूसरी सॉलिड फॉर्म हो गई मोनोक्लिनिक सल्फर जिसे हम एकंताक्ष गंधक कहते हैं। तीसरी फॉर्म हो गई SL यानी लिक्विड सल्फर और चौथी फॉर्म हो गई वेपर सल्फर यानी SV। अतः सल्फर सिस्टम जो है इसमें 4 फेजेस प्रेजेंट होती हैं। अब हम देखते हैं कि फेज़ रूल में हमने यह कहा कि मिनिमम 3 फेजेस उपस्थित हो सकती हैं वन कंपोनेंट सिस्टम में अर्थात एक घटक तंत्र में मैक्सिमम 3 फेजेस उपस्थित हो सकती हैं, परंतु सल्फर सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसमें 4 फेजेस हैं
और 4 फेजेस हैं तो 4 फेजेस एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर पाती हैं, क्योंकि हम फेज़ रूल के द्वारा देखते हैं कि फेज़ रूल में यदि नंबर ऑफ फेजेस की वैल्यू 4 हो, अर्थात प्रावस्थाओं की वैल्यू p इज इक्वल टू 4 हो, तो फेज़ रूल इक्वेशन में यदि यह वैल्यू हम रखें तो हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम जो प्राप्त होगी वो -1 होगी, जो कि असंभव है। यानी -1 डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं हो सकती, यानी यह एक्सपेरिमेंटली संभव नहीं है। यहाँ देखते हैं हम इसकी कैलकुलेशन कि नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम f इज इक्वल टू c माइनस पी प्लस 2, अर्थात नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉम्पोनेंट्स माइनस नंबर ऑफ फेजेस प्लस 2। तो नंबर ऑफ कॉम्पोनेंट्स सल्फर सिस्टम के लिए कितना है, नंबर ऑफ कॉम्पोनेंट 1 है, और नंबर ऑफ फेजेस सल्फर सिस्टम में कितनी है, 4 है। मैक्सिमम नंबर ऑफ फेजेस कितनी है, 4 है, प्लस 2। तो इस प्रकार से हमें नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम प्राप्त हुई -1। तो -1 नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का कोई मतलब नहीं है, यह एक एब्सर्ड वैल्यू है, यानी नॉन मीनिंग फॉर्म है। अतः हम क्या कहेंगे कि यह चारों प्रावस्थाएं, उपयुक्त चारों प्रावस्थाएं एक साथ साम्यावस्था में नहीं रह सकती हैं, अर्थात कोई भी 3 जो फेजेस हैं वो आपस में इक्विलिब्रियम में रहती हैं, परंतु चारों में से कोई भी केवल 3 प्रावस्थाएं ही एक साथ रह सकती हैं, एक इक्विलिब्रियम में रह सकती हैं, क्योंकि एक घटक तंत्र में यानी 1 कंपोनेंट सिस्टम में मैक्सिमम फेजेस की संख्या जो कि आपस में इक्विलिब्रियम में रह सकती हैं वो कितनी होती हैं, 3 होती हैं। मैक्सिमम फेजेस कितनी होती हैं, 3 होती हैं, क्योंकि यहाँ p इज इक्वल टू यदि 3 होता है, p की वैल्यू अगर हम 3 रख देते हैं तो 1 माइनस 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो कि मिनिमम होती हैं 0, -1 नहीं होती हैं, 0 होती हैं। अतः नंबर ऑफ फेजेस जो कि एक साथ इक्विलिब्रियम में रह सकती हैं वो होती हैं 3। अतः सल्फर सिस्टम में भी 4 में से केवल 3 फेजेस ही एक साथ रह सकती हैं, और अधिकतम फेजेस की संख्या 3 होती है। अतः 3 प्रावस्थाएं, 3 फेजेस ही आपस में इक्विलिब्रियम में रह सकती हैं। अब हम आते हैं सल्फर सिस्टम के फेज डायग्राम पर। फेज डायग्राम को हम पढ़ते हैं कि फेज डायग्राम, सल्फर सिस्टम का फेज डायग्राम किस प्रकार का हमें प्राप्त होता है। यह फेज डायग्राम सल्फर सिस्टम का फेज डायग्राम है। यह फेज डायग्राम सल्फर सिस्टम का फेज डायग्राम है, जिसमें हमें लगभग इस प्रकार के ये एक प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का जो ग्राफ है वो प्राप्त होता है। इस ग्राफ में हमें भिन्न भिन्न कर्व्स प्राप्त होते हैं। देखिए यह कर्व है फेज डायग्राम में। फेज डायग्राम जो होता है वो 3 पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है सल्फर का फेज डायग्राम। कर्व्स अर्थात वक्र, वक्र कौन कौन से हैं, एफ ए कर्व, ए बी कर्व, बी ई कर्व, ए डी कर्व एवं बी सी कर्व। ये तो हो गए कर्व्स फेज डायग्राम के, ये तो कर्व्स हो गए। एफ ए कर्व अर्थात ये कर्व एफ ए कर्व, एवं ए बी कर्व, ये कर्व ए बी कर्व, और ये बी ई कर्व, और ये बी सी कर्व, और ये सी डी कर्व, एवं ये ए सी कर्व, ए सी कर्व यह ऊपर वाला। तो इस प्रकार से इस फेज डायग्राम में 1 2 3 4 5 6 तो कर्व्स हो गए, और इसके अलावा मेटास्टेबल कर्व्स भी होते हैं, मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम भी यहाँ मिलते हैं, जो कि हम AO, OB एवं OC कर्व के द्वारा हम जिन्हें व्यक्त करते हैं। ये तो हो गई बात कर्व्स की, अर्थात सल्फर के फेज डायग्राम में कितने वक्र उपस्थित होते हैं।
फिर हम नेक्स्ट जो पार्ट होता है सल्फ़र का फेज़ डायग्राम का, वो एरियाज़ का पार्ट होता है। एरियाज़ सल्फ़र के फेज़ डायग्राम में सबसे पहला जो एरिया है वो है FACD वक्र के बाएं भाग के द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल, अर्थात FACD के बाएं भाग में उपस्थित क्षेत्रफल। इस क्षेत्रफल में जो सल्फ़र है वो सॉलिड फॉर्म में उपस्थित है तथा इसकी रोम्बिक सल्फ़र फॉर्म में यह उपस्थित है, अर्थात विषम लंबाक्ष सल्फ़र उपस्थित है, जो कि यह इसका ठोस रूप है तथा यह एक एलोट्रोपिक फॉर्म है। नेक्स्ट एरिया की हम बात करते हैं। एरिया बाउंडेड बाय द ABC कर्व। ABC कर्व के द्वारा घेरे जाने वाला या ABC कर्व के अंदर उपस्थित क्षेत्रफल या एरिया। ABC कर्व के अंदर उपस्थित क्षेत्रफल या एरिया में भी सल्फ़र की सॉलिड फेज उपस्थित है और जिसे हम मोनोक्लिनिक सल्फ़र कहते हैं। सल्फ़र की सॉलिड फेज उपस्थित होती है जिसे हम मोनोक्लिनिक सल्फ़र कहते हैं। नेक्स्ट एरिया आता है एरिया सराउंडेड बाय DCBE कर्व, यानी DCBE वक्र के द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल। इस DCBE वक्र के द्वारा घेरा गया जो क्षेत्रफल है, इसमें सल्फ़र की द्रव प्रावस्था उपस्थित होती है, यानी लिक्विड सल्फ़र उपस्थित होती है, जिसे हम SL से व्यक्त करते हैं, लिक्विड सल्फ़र से व्यक्त करते हैं। और नेक्स्ट एरिया जो होता है वह एरिया वक्र FABE के दाएं भाग में उपस्थित क्षेत्र है। वक्र FABE के दाहिने भाग या इसके नीचे की ओर के भाग में उपस्थित जो क्षेत्रफल है यह एरिया है और इस एरिया में सल्फ़र की वेपर स्टेट अर्थात गैसीय प्रावस्था, गैसियस फेज उपस्थित होती है, जिसे हम सल्फ़र वेपर SV के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो यह फेज डायग्राम सल्फ़र सिस्टम का है, जिसमें हमने कर्व्स देखे और एरियाज़ देखे। कर्व्स और एरियाज़ के अलावा इस सल्फ़र के फेज डायग्राम में पॉइंट्स भी उपस्थित हैं। पॉइंट A, यह है पॉइंट A, और पॉइंट B एवं पॉइंट C, 3 पॉइंट्स उसमें उपस्थित हैं तथा एक मध्य का मेटास्टेबल पॉइंट, मित स्थायी बिंदु, जिसे कि पॉइंट O भी कहते हैं। तो इस सल्फ़र के फेज डायग्राम में 4 पॉइंट्स उपस्थित हैं। इस प्रकार से हमने यह देखा कि सल्फ़र का जो फेज डायग्राम है उसे हम किस प्रकार से कर्व्स, एरियाज़ और पॉइंट्स में डिवाइड करके इसकी स्टडी हम करते हैं। सर्वप्रथम वक्र अर्थात कर्व्स पर हम आते हैं। सर्वप्रथम पहला कर्व है FA कर्व। FA कर्व या FA वक्र जो है, इस वक्र के बाईं ओर सल्फ़र रोम्बिक यानी रोम्बिक सल्फ़र उपस्थित है तथा इस वक्र के दाईं ओर वेपर सल्फ़र उपस्थित है। अतः इस वक्र पर रोम्बिक सल्फ़र और वेपर सल्फ़र अर्थात 2 फेजेस परस्पर साम्य में उपस्थित हैं, अर्थात सॉलिड फॉर्म डायरेक्ट वेपर फॉर्म में चेंज हो रही है। इसलिए इस कर्व को हम सब्लिमेशन कर्व कहते हैं। इस कर्व को हम क्या कहते हैं? सब्लिमेशन कर्व कहते हैं। अर्थात यह रोम्बिक सल्फ़र का सब्लिमेशन कर्व है, ऊर्ध्वपातन कर्व है, क्योंकि ठोस प्रावस्था गंधक की डायरेक्ट वेपर स्टेट में परिवर्तित हो रही है। इसके बाद में हम आते हैं कर्व AC वक्र। AC वक्र के बाएं भाग में सॉलिड रोम्बिक सल्फ़र जो है वो सॉलिड फेज में उपस्थित है तथा इसके दाएं भाग में, बाएं भाग में तो रोम्बिक सल्फ़र है, सॉलिड फेज में उपस्थित है तथा इसके दाएं भाग में यानी इसके राइट हैंड साइड में मोनोक्लिनिक सल्फ़र अर्थात एकंताक्ष गंधक सॉलिड फॉर्म में उपस्थित होती है। अतः इस वक्र के प्रत्येक बिंदु पर, कौन सा वक्र? A और C, AC वक्र के प्रत्येक पॉइंट पर रोम्बिक सल्फ़र जो है
वो मोनोक्लिनिक सल्फर के साथ इक्विलिब्रियम में रहती है। अतः दो सॉलिड जो फॉर्म्स हैं, दो ठोस रूप हैं सल्फर के, यह आपस में इक्विलिब्रियम में रहते हैं। इसलिए हम इस वक्र को ट्रांजिशन कर्व अर्थात संक्रमण वक्र कहते हैं, क्योंकि एक सॉलिड फेज दूसरी सॉलिड फेज में यहाँ इस वक्र के प्रत्येक बिंदु पर परिवर्तित होती है अथवा साम्यावस्था में रहती है। तो इस वक्र को हम ट्रांजिशन कर्व, ए सी वक्र को हम ट्रांजिशन कर्व कहते हैं। और यह वक्र हो गया ट्रांजिशन कर्व। उसके बाद हम आते हैं सी डी वक्र पर। ये जो सी डी वक्र है, यह सी डी वक्र जो है, सी डी वक्र पर इसके प्रत्येक बिंदु पर रोम्बिक सल्फर, क्योंकि इसके बाएं भाग में रोम्बिक सल्फर यानी सॉलिड सल्फर की रोम्बिक फॉर्म उपस्थित है अर्थात विषम लंबाक्ष सल्फर यहाँ उपस्थित है, तथा दाएं भाग में लिक्विड सल्फर है अर्थात लिक्विड फॉर्म उपस्थित है। अतः इस वक्र के प्रत्येक बिंदु पर रोम्बिक सल्फर और लिक्विड सल्फर आपस में इक्विलिब्रियम में रहते हैं। अतः इस वक्र को हम सल्फर का रोम्बिक सल्फर का फ्यूजन कर्व अर्थात गलन वक्र कहते हैं। अतः सी डी वक्र को हम रोम्बिक सल्फर का गलन वक्र कहते हैं, यानी फ्यूजन कर्व कहते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट कर्व पे, ए बी कर्व। ए बी कर्व जो है ये वाला कर्व जो है ए बी कर्व, ये वाला कर्व जो है यह ए बी कर्व है। यह ए बी कर्व जो है इसके ऊपर की ओर सल्फर मोनोक्लिनिक सल्फर अर्थात सॉलिड सल्फर मोनोक्लिनिक फॉर्म में यानी एकंताक्ष सल्फर उपस्थित है, तथा नीचे की ओर वेपर सल्फर उपस्थित है, जिसे कि हम गैशियस सल्फर कहते हैं। अतः इस ए बी कर्व के प्रत्येक बिंदु पर मोनोक्लिनिक सल्फर और वेपर सल्फर आपस में इक्विलिब्रियम में रहती हैं। अतः हम क्या कहेंगे, सॉलिड फॉर्म जो है वो डायरेक्ट वेपर फॉर्म में चेंज हो रही है। यह प्रक्रिया सब्लिमेशन अर्थात ऊर्ध्वपातन कहलाती है। अतः इस वक्र को हम मोनोक्लिनिक सल्फर का सब्लिमेशन कर्व कहते हैं अर्थात सब्लिमेशन कर्व ऑफ मोनोक्लिनिक सल्फर। ए बी वक्र जो है यह कहलाता है सब्लिमेशन कर्व ऑफ मोनोक्लिनिक सल्फर। इसके बाद में हम आते हैं बी सी कर्व पर। बी सी कर्व ये वाला कर्व, बी सी कर्व ये वाला कर्व। इस कर्व के बाएं भाग में मोनोक्लिनिक सल्फर अर्थात सल्फर की सॉलिड फॉर्म उपस्थित है, तथा दाएं भाग में लिक्विड सल्फर अर्थात सल्फर की द्रव फॉर्म उपस्थित है। अतः इस वक्र के प्रत्येक भाग पर मोनोक्लिनिक सल्फर एवं लिक्विड सल्फर आपस में इक्विलिब्रियम में उपस्थित रहते हैं। इस वक्र के प्रत्येक बिंदु पर मोनोक्लिनिक सल्फर व लिक्विड सल्फर परस्पर इक्विलिब्रियम में रहते हैं। अतः इस वक्र को हम फ्यूजन कर्व कहते हैं। इस वक्र को क्या कहते हैं, गलन कर्व कहते हैं, क्योंकि सॉलिड फॉर्म जो है वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो रही है। अतः सॉलिड का लिक्विड में परिवर्तन गलन कहलाता है, फ्यूजन कहलाता है। अतः बीसी वक्र को हम फ्यूजन कर्व ऑफ मोनोक्लिनिक सल्फर यानी एसएम का फ्यूजन कर्व हम इसे इस कर्व को कहते हैं। फिर नेक्स्ट कर्व है बीई कर्व। नेक्स्ट कर्व कौन सा है, बीई कर्व। और बीई कर्व जो है यह ये वाला कर्व है। इस बीई कर्व में देखिए, इस बीई कर्व के ये बीई कर्व है। इस बीई कर्व के ऊपर के साइड यानी बाएं भाग में लिक्विड सल्फर उपस्थित है, तथा इसके दाएं भाग में वेपर सल्फर उपस्थित है। बाएं भाग में लिक्विड सल्फर उपस्थित है और दाएं भाग में वेपर सल्फर उपस्थित है। अर्थात इस वक्र के प्रत्येक बिंदु पर लिक्विड सल्फर और वेपर सल्फर परस्पर इक्विलिब्रियम में उपस्थित होती हैं। अतः लिक्विड का वेपर में परिवर्तन क्या कहलाता है, लिक्विड का गैस में परिवर्तन वेपराइजेशन यानी वेपर वाष्पीकरण कहलाता है। अतः इस वक्र को हम वेपराइजेशन कर्व या वेपर प्रेशर कर्व कहते हैं। इस वक्र को हम क्या कहते हैं, बीई कर्व को हम वेपराइजेशन कर्व या वेपर प्रेशर कर्व कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो सल्फर सिस्टम है इसके जो वक्र हैं एफ ए वक्र सब्लिमेशन कर्व ऑफ रोम्बिक सल्फर है। ए सी कर्व ट्रांजिशन कर्व ऑफ रोम्बिक सल्फर इनटू मोनोक्लिनिक सल्फर अर्थात रोम्बिक दो सॉलिड सल्फर का आपस में संक्रमण वक्र है,
तथा जो CD कर्व है, CD कर्व रोम्बिक सल्फर का गलन वक्र है, क्योंकि यहाँ इसके प्रत्येक बिंदु पर रोम्बिक सल्फर लिक्विड सल्फर के साथ इक्विलिब्रियम में उपस्थित है। फिर हम आते हैं AB कर्व पर। AB कर्व के प्रत्येक बिंदु पर मोनोक्लिनिक सल्फर वेपर सल्फर के साथ साम्य में उपस्थित है, अतः इसे हम सब्लिमेशन कर्व ऑफ मोनोक्लिनिक सल्फर, क्योंकि मोनोक्लिनिक सॉलिड फॉर्म जो है, सॉलिड फेज जो है वो डायरेक्ट वेपर फेज के साथ साम्य में है, अतः इसे ऊर्ध्वपातन वक्र कहते हैं। फिर हम देखते हैं BC कर्व। BC कर्व के प्रत्येक बिंदु पर मोनोक्लिनिक सल्फर लिक्विड सल्फर के साथ साम्य में उपस्थित होती है, और मोनोक्लिनिक सल्फर चूंकि सॉलिड है और लिक्विड सल्फर लिक्विड है, अतः सॉलिड और लिक्विड सल्फर आपस में साम्य में उपस्थित है, अतः इसे हम फ्यूजन कर्व यानी गलन वक्र कहते हैं। फिर हम देखते हैं CD का BE कर्व। BE कर्व के प्रत्येक बिंदु पर लिक्विड सल्फर और वेपर सल्फर परस्पर साम्य में उपस्थित है, अतः हम इस वक्र को वेपर प्रेशर कर्व कहते हैं। तो इस प्रकार से सल्फर सिस्टम के जो वक्र हैं, ये है कितने वक्र हो गए? सब्लिमेशन कर्व ऑफ रोम्बिक सल्फर, ट्रांजिशन कर्व, फ्यूजन कर्व ऑफ रोम्बिक सल्फर, फ्यूजन कर्व ऑफ मोनोक्लिनिक सल्फर एंड सब्लिमेशन कर्व ऑफ मोनोक्लिनिक सल्फर और वेपर प्रेशर कर्व। ये सभी कर्व जो हैं इस प्रकार से हम इनको एक्सप्लेन करते हैं, और प्रत्येक कर्व पर कोई भी दो प्रावस्थाएं परस्पर साम्य में उपस्थित होती हैं, यानी हर कर्व के प्रत्येक बिंदु पर, प्रत्येक कर्व के प्रत्येक बिंदु पर सल्फर की दो प्रावस्थाएं, दो फेजेस आपस में इक्विलिब्रियम में होती हैं, अतः दो फेजेस आपस में इक्विलिब्रियम में होती हैं, तो नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है F जो है वो नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम F का मान जो है वो कितना हो जाएगा? F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 2। तो नंबर ऑफ कंपोनेंट 1 है और माइनस P नंबर ऑफ फेजेस प्रत्येक वक्र पर कितनी है? 2 है, और प्लस 2 इसका फॉर्मूला है फेज रूल इक्वेशन का। फेज रूल का फॉर्मूला है प्लस 2, तो इसमें हो गया ये प्लस 2। तो इस प्रकार से वक्र के प्रत्येक बिंदु पर नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का मान कितना हो गया? 1 हो गया, अर्थात वक्र का प्रत्येक बिंदु जो है या वक्र जो है उसके प्रत्येक बिंदु पर सिस्टम यूनिवेरिएंट अर्थात मोनोवेरिएंट होता है, अर्थात नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 1 प्राप्त होती है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी वक्र के एक बिंदु की स्थिति को एक्सप्रेस करने के लिए या प्रदर्शित करने के लिए या अथवा किसी बिंदु की व्याख्या करने के लिए हमें केवल दोनों वेरिएबल्स में से एक चर, दोनों चरों में से एक चर, दोनों वेरिएबल कौन कौन से वेरिएबल हैं? प्रेशर वेरिएबल, यह प्रेशर वेरिएबल है और यह टेम्परेचर वेरिएबल है। दोनों चरों में से कोई भी एक चर को हमें बताने की आवश्यकता पड़ेगी, दूसरा चर ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा, दूसरा चर जो है वो ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाता है। तो इस प्रकार इस सल्फर सिस्टम में हमने जो सारे कर्व्स हैं उन कर्व्स को हमने पढ़ा। इससे आगे का पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।